पूर्वी यरूशलेम से भड़की ये हिंसा आज एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर देगी, एक विकराल भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगी। शायद ही किसी ने इस बात का अंदाजा लगाया होगा। और इसके बाद अचानक हमास के हेल्थ ऑफिसर्स जो है उनका अचानक बयान आता है कि संडे जो है उसको खूनी संडे इन्होंने घोषित किया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पिछले 10 दिनों से युद्ध चल रहा है पर संडे को ही खूनी संडे घोषित किया है? तो इसके पीछे का जो कारण है गाइज, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश है, ताकतवर देश है, उनका इस संघर्ष में क्या स्टैंड है। हम जानेंगे कि अमेरिका इस बारे में क्या सोचता है, उन्होंने अपने बारे में क्या बयान दिया है। उसके बाद हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात भी करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और जो अन्य देश हैं, इवन भारत के बारे में भी हम बात करेंगे कि भारत अपना स्टैंड किस जगह रख रहा है, किसके फेवर में रख रहा है। तो गाइस इस वीडियो में अंत तक हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत जो है पूर्वी यरूशलेम से हुई थी। अब इस संघर्ष को युद्ध कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में जिस हिसाब से घटनाएं हो रही है, जिस हिसाब से खबरें आ रही है कि यहाँ पे जो मरने वालों की जो संख्या थी वो पिछले 7 दिनों की अपेक्षा अब इसमें बढ़ोतरी हो रही है। दिन ब दिन इसमें जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है। जिस हिसाब से हमास के जो हेल्थ ऑफिसर्स है उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने पिछले जो संडे अभी जो गया है उसको इन्होंने खूनी संडे घोषित किया है। इसमें उन्होंने बताया कि संडे के दिन मरने वालों की संख्या 42 है, जिनमें महिलाओं की संख्या 16 है और 10 बच्चे भी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि गाज़ा की जो क्राउडेड एरिया है, जहाँ पे पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ये डेंस एरिया है, वहाँ पर इजराइलियों ने हमला किया है और जिसमें 3 जो बड़ी बड़ी इमारत है वो भी ध्वस्त हो चुकी है। इसके बाद आपने सुना होगा कि गजा में जो अल जजीरा की जो बिल्डिंग थी वहाँ पर भी इजराइल के द्वारा हमला किया गया, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कैसे वो बिल्डिंग पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। इसके बाद अमेरिका और यूएन का तुरंत बयान आता है कि इस तरीके से जो इजराइल ने हमला किया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है और इस तरह का हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बिहाफ में इजराइल आता है और अपना बयान देता है कि हम हमास के अधिकारियों को टारगेट कर रहे थे, ना कि अल जजीरा जो एक न्यूज़ एजेंसी थी उसको। इसीलिए हमने अल जजीरा को 1 घंटे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हम उस बिल्डिंग में अटैक करने वाले हैं, तो आप लोग उस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए। इसके बाद अल जजीरा की बिल्डिंग के जो मालिक थे उन्होंने ये बताया कि हमारी जो बिल्डिंग है उसमें हमास के अधिकारियों का किसी भी तरीके से संरक्षण नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि हमास की सेना के सामने इजरायली सेना काफ़ी ताकतवर है। इजराइल रक्षा क्षेत्र में काफ़ी आगे है, इनके पास खुद के लड़ाकू विमान है, सभी रेंज की मिसाइलें भी है और नौसेना भी है। बट इसके बाद अगर आप देखें तो गाज़ा जो है दोनों तरफ से अपना दोनों देशों से कंट्रोल किया गया है। एक साइड मिस्र उसे कंट्रोल करता है, एक साइड इजराइल उसे कंट्रोल करता है। बट इसके बाद भी अभी 10 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में, दोनों गुटों के बीच में किस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर हमास के पास इतनी ताकत आ कहाँ से रही है, हमास के पास इतने मिसाइलें आ कहाँ से रही है, जिसकी वजह से वो लगातार 10 दिनों से इजराइल के ऊपर फायरिंग कर रहा है। तो सूत्रों से पता चला है कि हमास ने गाज़ा में ही अपने कुछ ठिकाने बनाए हुए हैं जहाँ पर वे अपनी मिसाइलों का निर्माण करता है। तो यहाँ लगातार आप देख ही रहे हैं पिछले 10 दिनों से किस तरीके से दोनों गुटों के बीच में यहाँ फायरिंग की जा रही है, जिससे दिन प्रतिदिन जो है जान माल का खतरा तो बना ही हुआ है, पर यहाँ पर मृत्यु दर भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अब हम बात करेंगे उन देशों की जिन्होंने इसके बारे में अपने बयान जारी किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका की। इसमें मैं आपको अमेरिका के बारे में 2 चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपको अमेरिका की जो पॉलिसी है इजराइल की ओर वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अभी वॉशिंगटन पोस्ट है, उसने अभी ट्वीट किया है और बताया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव $735 मिलियन वेपन सेल टू इजराइल। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इसका अपोज किया है कि क्या इस समय अमेरिका को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इस तरह का अप्रूवल देना था। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक यूएस ने जितने बार भी वीटो का उपयोग किया है, गाइज मैं बता दूं आपको कि यूएन में क्या होता है कि 5 जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, अगर उन 5 में से अगर एक ने भी वीटो का यूज़ कर लिया तो वो जो रिजोल्यूशन होता है वो पास नहीं होता। तो उसमें क्या हो रहा है कि 83 टाइम्स टोटल यूएस ने अपने वीटो का यूज़ किया। उस 83 में से 43 टाइम्स तो इसराइल के बिहाफ में उसने वीटो का यूज़ किया है। तो आप समझ सकते हैं कि गाइज अमेरिका का जो रुख है इसराइल की ओर वो क्या है। तो इजराइल को तो पहले से ही अमेरिका का जो है सपोर्ट हमेशा से रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 देशों को उनके साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया अदा किया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अमेरिका को रखा है। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि अमेरिका और इजराइल के संबंध काफ़ी अच्छे हैं।
बट यहाँ पर रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसने ये कवर किया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी संपर्क किया और हमास के जो प्रमुख हैं मोहम्मद अब्बास उनसे भी संपर्क किया और दोनों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके बाद अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जो पावरफुल कंट्रियां हैं इन्होंने भी इजराइल का ही स्टैंड लिया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोरिस जॉनसन जो पीएम है ब्रिटेन के, इन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हमारे समाज में कट्टरता का कोई स्थान नहीं है और मैं हमेशा से ब्रिटेन के जो यहूदी हैं उनका स्टैंड लेता हूँ। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी ने भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकारों का समर्थन किया है तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट कर ये बताया कि उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके जो परमानेंट मेंबर हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया है, यदि इस केस को यूएन में ले जाया जाता है और वीटो पावर का यूज़ किया जाता है तो इजराइल को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, इन्होंने अपना रुख जो है, अपना जो फेवर है दोनों की ओर रखा है और एक तरफ कहा है कि यदि इजराइल को अपने आत्मरक्षा का अधिकार है तो उन्हें दूसरी तरफ जो अगला पक्ष है उसके भी अधिकारों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। तो ये तो हो गई इजराइल के समर्थन वाली कंट्रियों की बात। बट क्या फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में भी कोई कंट्री खड़ी है? तो जी हाँ, खाड़ी देश जितने भी है, जिसमें सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, ये सभी कंट्रियाँ जो है फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ी है और इजराइल के द्वारा जो अटैक किए जा रहे हैं उसकी इन्होंने घोर निंदा की है। इसमें यदि आप टर्की की बात करें तो टर्की के जो प्रेसिडेंट है रेजब तैयब एर्दोगान, इन्होंने तो इजराइल को एकदम ओपनली चैलेंज किया है, यदि आप अल-अक्सा मस्जिद की तरफ यदि किसी का भी हाथ बढ़ा तो उस हाथ को ही तोड़ देंगे। और जिस तरीके से इन्होंने इसे चेतावनी दी है, इनका ये मानना है कि यदि कोई भी कंट्री फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा नहीं रहेगा पर टर्की जो है फ़िलिस्तीनियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो है इजराइलों का समर्थन कर रहा है, उसी तरीके से खाड़ी देश जो है सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये सभी देश फ़िलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं। बट इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी है जो दोनों पक्षों का समर्थन कर रही है, जिनमें उनकी एक नेबरिंग कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट के जो राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, वो दोनों पक्षों का समर्थन तो कर रहे हैं बट एक मध्यस्थता बनाए रखते हुए दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर इंडिया का रुख किस साइड है और इंडिया किसका फेवर लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए है। फ़िलिस्तीनी की बात करें या इजरायली की बात करें, दोनों के साथ इंडिया के अच्छे संबंध हैं। भारत ने ऑफिशियली तो कोई बयान जारी नहीं किया है पर यूएन में भारत के जो प्रतिनिधि है टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा है कि भारत हर तरह की हिंसा की निंदा करता है, तत्काल तनाव खत्म करने की अपील करता है। भारत फ़िलिस्तीनियों की जायज़ मांग का समर्थन भी करता है और 2 राष्ट्रों की नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। इसके अलावा अश्कलोन में भारत की परिचायिका के निधन पर भी इन्होंने दुख प्रकट किया है। इसके बाद मैं आपको चीन के बारे में थोड़ा बता दूं कि चीन जो है इजराइल का कड़ा विरोध कर रहा है, बट वो इजराइल का विरोध तो कर रहा है बट वो निशाना इनडायरेक्टली लगा रहा है अमेरिका पे। उसने ये कहा है कि अमेरिका को चीन के मुसलमानों की तकलीफ़ दिखाई देती है पर फ़िलिस्तीनी के जो मुसलमान हैं उनकी तकलीफ़ दिखाई नहीं देती है। और वो कहना चाह रहा है कि अमेरिका को आगे आना चाहिए और दोनों के बीच संयम या शांति बनाए रखने की अपील करना चाहिए। तो आई होप गाइज आपको ओवरऑल वीडियो में समझ आया होगा कि इजराइलों के समर्थन में कौन है, फ़िलिस्तीनी के समर्थन में कौन है और दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है। बट इसके बाद हमें ये देखना है कि यूएन कब स्ट्रिक्टली डिसीजन लेता है इन दोनों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि अभी तो ऐसे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो गाइज़ ओवरऑल सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ गाइज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। ओके, थैंक यू।